बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास। आज हम चैप्टर 1 मेजरमेंट की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज के जो MCQs हैं वो चूज़ द बेस्ट पॉसिबल आंसर्स। तो ये आपके पास सारे MCQs गिवन हैं, यहाँ से आप नोट कर लेने हैं। अगर आपको कोई MCQs कहीं पे कोई समझ नहीं आती कि ये कैसे इसका आंसर आया है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये इस एक्सरसाइज के बाकी MCQs जहाँ पर गिवन है सारे टोटल 16 MCQs हैं, तो ये सब के सब जहाँ पर गिवन है। अगर आपको कोई समझ नहीं आता कि इसका आंसर कैसे आया है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद इसके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट्स नीड टू बी सेटिस्फाइड वाई। कोई भी आंसर लिखने के लिए हमें यूनिट्स लिखना पड़ता है, इसका रीज़न क्या है? तो इसकी रीज़न बेसिकली फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट the units need to be spotted because the measurement of any physical quantity is made relative to a particular standard or unit। कि हमें जब कोई भी आंसर लिखेंगे तो हमें साथ यूनिट मस्ट लिखना पड़ता है कि क्योंकि हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो बेसिकली वो मेजरमेंट क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास 7 थी, उनमें से वो कोई तो होगी और हर एक क्वांटिटी का एक यूनिट था, तो हमें जाहिर सी बात है फिर साथ यूनिट भी लिखना पड़ेगा। जैसा कि हम यहाँ पे एग्जांपल की मदद से समझाया गया है कि एक रीडिंग है 18.4, अगर हम जस्ट 18.4 लिखें तो ये कंप्लीट आंसर नहीं है। हमें ये नहीं मालूम कि ये मैस है, ये लेंथ है, ये टाइम है, ये किसी चीज़ का वेट है या फोर्स है। तो जब तक हम इसके साथ मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे, इसका यूनिट नहीं लिखेंगे, तब तक ये क्लैरिफाई नहीं होता। तो इसके साथ अगर तो ये लेंथ है तो 18.4 मीटर आएगा, अगर ये मैस है तो 18.4 kg आएगा। इस तरह कोई ना कोई यूनिट हमें साथ मस्ट लिखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एडवांटेज क्या है SI यूनिट्स को इस्तेमाल करने का? तो इसके एडवांटेज जो हैं SI यूनिट के, सबसे पहला है SI इज़ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज़ अ सिस्टम बेस्ड ऑन सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ये क्या है? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, यानी कि यह सिस्टम बेस कर रहा होता है एक स्पेसिफिक सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स पे जो के वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, SI इज़ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज़ इट असाइंस ओनली वन यूनिट टू ए पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट एट ए टाइम असाइन किया गया है। इसके बाद थर्ड है, SI इज़ ए मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज़ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ ए सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10। ये मैट्रिक सिस्टम है जिसमें मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स को 10 की पावर में लिख दिया जाता है। और फोर्थ इसका क्या है, SI इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि ये वर्ल्ड वाइड हर जगह पर इन्हीं यूनिट्स को फॉलो किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो हमारे पास है थर्ड, हाउ मैनी रेडियंस अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, हाउ मैनी स्टी रेडियंस अकाउंट फॉर ए सर्कमफेरेंस ऑफ ए स्फीयर। यानी कि सर्कल और स्फीयर का जो एंगल है वो हमने बताना है कि कितने होते हैं। सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं और जो स्फीयर है उसमें कितने स्टी रेडियंस होते हैं। तो ए सर्कल सबटेंड्स 2 पाई रेडियंस अबाउट द ओरिजिन। एक सर्कल में 2 पाई रेडियंस मौजूद होते हैं और एक जो स्फीयर होगा उसमें 4 पाई स्टी रेडियंस मौजूद होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर, हाउ कैन लीस्ट काउंट एरर बी रिड्यूस्ड। लीस्ट काउंट एरर क्या है और इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर है, द लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये किस चीज़ के साथ, किस वजह से होता है? इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन पे बेस कर रहा होता है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हायर प्रिसीजन कैन रिड्यूस द लीस्ट काउंट एरर। अब इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी प्रिसीजन हायर होगी वो रिड्यूस कर देंगे लीस्ट काउंट एरर को बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशंस एंड टेकिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रिजल्ट। हम रिपीट करें ऑब्जर्वेशंस को और अरिथमेटिक मीन लें रिजल्ट्स का, द मीन वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। तो जो मीन वैल्यू आएगी वो क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा क्लोज होगी उस आंसर के जो कि मेजर्ड वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि जो ट्रू वैल्यू होगी, जो एक्यूरेट वैल्यू होगी, हमारा आंसर उसके नज़दीक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई इंक्लूडिंग मोर डिजिट्स इन आंसर्स
डज नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट, यानी कि अगर हम ज़्यादा डिजिट्स ऐड करें आंसर में तो वो एक्यूरेट आंसर क्यों नहीं होता। as the accuracy means the degree to which the result of a measurement or calculation conforms to the correct value or a standard। यानी कि एक्यूरेसी का मतलब क्या है? एक्यूरेसी का मतलब ये है कि हमारा जो रिज़ल्ट है, जो मेजरिंग वैल्यू है, वो कितनी ज़्यादा करेक्ट वैल्यू के नज़दीक है। एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, उसकी एक करेक्ट वैल्यू होती है, हमारा आंसर उसके कितना नज़दीक है, एक्यूरेसी इसका मतलब है। सो एडिंग मोर डिजिट्स इन आंसर डज नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट। तो अगर हम ज़्यादा डिजिट्स ऐड कर देते हैं अगर आंसर में, तो वो जो हमारे ज़्यादा डिजिट्स ऐड करने की वजह से हमारा आंसर काफ़ी ज़्यादा वेरी कर जाएगा किससे? एक्यूरेट आंसर से। एडिंग मोर डिजिट्स इम्प्रूव प्रिसीजन नॉट एक्यूरेसी। तो अगर हम डिजिट्स ज़्यादा ऐड करते हैं तो वो प्रिसीजन इम्प्रूव करेगा, एक्यूरेसी इम्प्रूव नहीं होती उससे। 6 क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइंस द प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट। प्रिसीजन का मतलब क्या है किसी भी मेजरमेंट में? तो प्रिसीजन इज़ हाउ क्लोज अ मेजरमेंट कम्स टू अनदर मेजरमेंट, यानी कि हम एक ही इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज़ की हम मेजरमेंट्स लेते हैं और वो मेजरमेंट्स एक दूसरे के कितना क्लोज आ रही हैं, प्रिसीजन उस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है। इफ़ यूजिंग अ पर्टिकुलर टूल और मेथड अचीव्स सिमिलर रिजल्ट्स एवरी टाइम इट इज़ यूज्ड, इट हैज़ हाई प्रिसीजन। यानी कि हम कोई भी डिवाइस यूज़ करके हम कई बार कोई मेजरमेंट लेते हैं और वो मेजरमेंट के जो रिज़ल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, तो इसका मतलब है कि उसकी प्रिसीजन काफ़ी हाई है, वो काफ़ी प्रिसाइज है। सच एज स्टेपिंग ऑन ए स्केल सेवरल टाइम्स इन ए रो एंड गेटिंग द सेम वेट एवरी टाइम। कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट सपोज करते हैं तो उसकी जो हम मेजर्ड वैल्यूज़ ले रहे हैं वो हमारे पास सेम आती हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो आंसर प्रिसाइज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इफ़ टू क्वांटिटीज़ हैव डिफरेंट डायमेंशंस इज़ इट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई और डिवाइड, कैन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट देम। अगर दो क्वांटिटीज़ उनकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि उनको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें या फिर हम उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करें। तो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, addition subtraction are equally between two quantities of different dimensions are not possible, while division and multiplication are possible। यानी कि होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन की वजह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होती है वो डिफरेंट डायमेंशंस की पॉसिबल नहीं है। हम डिफरेंट डायमेंशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हाँ उनको डिवाइड या मल्टीप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8, द ह्यूमन पल्स एंड द स्विंग ऑफ ए पेंडुलम आर पॉसिबल टाइम यूनिट्स, व्हाई आर दे नॉट ऑफन यूज्ड। जो ह्यूमन पल्स है और जो स्विंग है पेंडुलम में वो पॉसिबल टाइम यूनिट्स हैं, तो हम इनको यूज़ क्यों नहीं करते टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर? तो इसका आंसर क्या है? ह्यूमन पल्स इज़ नॉट अ गुड स्टैंडर्ड बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। जो ह्यूमन पल्स है वो एक सही स्टैंडर्ड नहीं है टाइम को मेजर करने का, क्योंकि वो मोमेंट टू मोमेंट वेरी कर रही होती है, हर लम्हे वो वेरी कर सकती है। और दूसरा जो स्विंग ऑफ पेंडुलम है कैन नॉट बी यूज्ड एज ए टाइम यूनिट बिकॉज द टाइम फॉर वन कंप्लीट स्विंग, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा होता है लेंथ एंड स्लाइड डिग्री ऑन ए एम्पलीट्यूड दैट में चेंज। अब अगर हम स्विंग को एज ए टाइम स्टैंडर्ड यूज़ करें तो उसमें मिस्टेक्स, उसमें एरर क्या आ सकता है? बेसिकली जो स्विंग होता है, जो पेंडुलम होता है, उसका टाइम पीरियड किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है? लेंथ पे और स्लाइटेस्ट डिग्री ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी कि हम उसको किस पॉइंट, वो कितना उसका एम्पलीट्यूड है, पेंडुलम को ऑसिलेट करते वक्त उसका एम्पलीट्यूड कितना है। और तीसरी जो चीज़ जी की वैल्यू भी डिपेंड कर रही होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये फैक्टर्स आ जाते हैं जिनकी वजह से हम स्विंग ऑफ ए पेंडुलम को टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इज दैट इक्वेशन अ राइट इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या वो इक्वेशन राइट होगी? तो ये ज़रूरी नहीं है। डायमेंशंस आर यूज्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ मैथमेटिकली। बेसिकली हम डायमेंशंस को किस लिए यूज़ करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ की नेचर जानने के लिए। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन शुड बी सेम। होमोजेनिटी का जो प्रिंसिपल है उसके मुताबिक जो डायमेंशंस हैं इक्वेशन की दोनों साइड पे इक्वल हो सकती हैं। इफ़ दिस एग्जिस्ट द इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट।
अगर ऐसा हो तो हम उसको कहते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ अ फिजिकल करेक्ट आल्सो, फिजिकली करेक्ट आल्सो। अब वो डायमेंशनली करेक्ट तो होगी, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो फिजिकली करेक्ट है, यानी कि वो राइट नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया है, फॉर एग्जाम्पल द इक्वेशन s इक्वल टू वी टी प्लस 1/2 इज डायमेंशनली करेक्ट बट नॉट अ राइट इक्वेशन। अगर हम इसको डायमेंशन दोनों लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट साइड के इसके डायमेंशन देखें तो वो दोनों इक्वल आएंगे, लेकिन ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट नहीं है, ये राइट नहीं है। तो यहाँ तक हमारे इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे वो आपने देखे। मज़ीद कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।